नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य और मैं इस समय जिस मुद्दे को लेकर सामने हूँ वो मसला है हसदेव अरण्य का। कुछ कागजात अचानक सामने आए हैं। एक साथी पत्रकार हैं देवेश तिवारी, उन्होंने कुछ कागज़ ट्वीट कर दिए हैं। उन कागज़ों को देखें तो समझ में आता है कि हसदेव अरण्य और हसदेव अरण्य में उत्खनन करने वाली कंपनी अदानी और जो राजनैतिक दल हैं उनके बीच का बड़ा विचित्र सा अजीब गजीब सा गठजोड़ है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में मौजूदा सरकारें ने बीजेपी के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि पेड़ कटे तो कटे, क्या हुआ, अनुमति तो कांग्रेस ने दी थी। और जो कागज़ अभी सामने आए हैं वो बताते हैं कि हाँ, ये छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी जिसने अनुमतियां दी। ये अनुमतियां बाध्यकारी नहीं थीं। अगर भूपेश बघेल चाहते तो इन अनुमतियों को नहीं देते और हसदेव, जिसको कि वन और पर्यावरण से जुड़े हुए लोग, संघर्ष करने वाले लोग, मध्य भारत का फेफड़ा कहते हैं, वो बचता। लड़ाई अब भी जारी है। ऐसा लगता है कि लड़ाई लंबी और चलेगी, जूझेंगे और लोग। मगर ये पूरा मसला क्या है, संक्षेप में समझने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ हैं आलोक शुक्ला, जो इस पूरे मामले को बहुत लंबे समय से न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि उसके सहभागी हैं। आलोक जी, प्रणाम आपको। जी नमस्कार, प्रणाम। हसदेव अरण्य को लेकर ये जो राजनीति है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? बगैर आरोप प्रत्यारोप के, मैं नहीं कहूँगा आरोप लगाइए, मगर किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे भारत देश में हसदेव एक ऐसा उदाहरण है जहाँ पे एक राज्य सरकार का मुखौटा है जो तथाकथित कोयले का उपयोग करता है और खदान का मालिक है। प्रॉफिट या बड़ा मुनाफा एक निजी समूह है, कंपनी है। तो राज्य का मुखौड़ा लगा के निजी समूह के मुनाफे के लिए किसी भी दल की सरकार रही हो, चाहे केंद्र में या राज्य में, उसने अंततः हसदेव में उस निजी कंपनी अडानी के हितों को साधने की कोशिश की है। ये हसदेव की सच्चाई। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई उदाहरण और समझने में नहीं होगा कि तमाम पिछले 12 साल से हसदेव के संघर्ष में मैं लगा हूँ। हसदेव को नोगो बनाने से लेके हसदेव में खनन की अनुमतियाँ देने तक, और आज के वर्तमान खनन के परिदृश्य में बहुत साफ दिखता है कि विपक्ष में है तो हसदेव पर अलग बात है और सत्ता में आने के बाद अलग बात है। जहाँ तक हसदेव को लेकर मेरी यादें हैं, संदर्भ सभी जानते हैं, मैं सरगुजा से हूँ। हसदेव अरण्य का एक लंबा हिस्सा सरगुजा में है और इसी हसदेव में आप सबके साथ राहुल गांधी आए थे। तब वादा था कि न जल, जंगल, जमीन, तीनों में आदिवासियों का अधिकार मारा नहीं जाएगा। लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद और जो कागज़ अभी सामने आए हैं उनको देखकर कभी कोफ्त नहीं होती आपको, नाराज़गी नहीं आती कि ये कौन सी सियासत है? और क्या इस पूरे मसले को कभी राहुल गांधी तक लेकर गए आप? देखिए, निश्चित तौर पे सही बात है कि जून 2015 में राहुल जी आए थे मदनपुर में और उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ इस बात को कहा था, आदिवासियों की कीमत पे विकास नहीं हो सकता और जंगल जमीन हसदेव का है, आदिवासियों का है। कांग्रेस आपके संघर्ष के साथ खड़ी हुई है और ये उनके शब्द थे। स्वाभाविक तौर पे 2018 तक तमाम नियमों कानूनों को दरकिनार करते हुए यहाँ पे जो पिछली भाजपा की सरकार थी, जहाँ पे हसदेव के लिए सारी कोशिशें जारी थी, लेकिन हमें उम्मीद थी 2018 में कि सरकार बदलेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे हसदेव सुरक्षित होगा। लेकिन ये दुखद रूप से कहना पड़ेगा और जो सच्चाई है कि 5 साल लगातार हसदेव को बचाने के संघर्ष जारी रहे और वो संघर्ष व्यापक हुए। व्यापक इसलिए हुए कि 2018 के पहले भाजपा की रमन सरकार ने के समय जो गड़बड़ियाँ की गई थी, चाहे वो फर्जी ग्राम सभा की प्रक्रिया हो, चाहे वो गलत सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया हो। हमें याद है कि जब पलसा कोल ब्लॉक के फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया चल रही थी तो केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने मांगा था कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड बताए कि हाथियों पे क्या इम्पैक्ट होगा। वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग के बिना ही एक फॉरेस्ट के अधिकारी ने अपने लेटर पैड पे लिख के दे दिया कि कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ग्राम सभा के फर्जी प्रस्ताव साली हरिहरपुर फतेहपुर के करवाए
जैसे ही सरकार बदली हमने ये तमाम तथ्य नई सरकार के समक्ष रखे, चाहे वो फर्जी ग्राम सभा का मामला हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ बोर्ड के दस्तावेज का हो, चाहे वो हसदेव नदी पे इम्पैक्ट का सवाल हो, ये भी पूछा गया था। मुझे अच्छे से याद है कि जल संसाधन विभाग से पूछा गया था कि हसदेव नदी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस माइनिंग का, उसका एनओसी देना चाहिए। एनओसी नहीं गई थी, सरकार बदली थी और नए रविंद्र चौबे जल संसाधन मंत्री थे। हमें याद है कि शपथ के तत्काल बाद हम उनसे भी मिले थे और उनसे कहा था कि इस एनओसी को रोकिए। दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि किसी भी भूमिका को राज्य सरकार ने नहीं निभाया जिससे कि उस पल्सा कोल ब्लॉक या पीकेबी की प्रक्रियाओं को रोका जा सकता था। ये बात सही है कि तमाम प्रक्रियाएं जो स्वीकृति हैं वो केंद्र के द्वारा पहले दी जाती हैं, चाहे वो फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया हो, चाहे वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस की प्रक्रिया हो। लेकिन ये भी सही है कि उन प्रक्रियाओं के जो प्रक्रिया चलती है वो राज्य के द्वारा ही चलती है। वन विभाग शुरुआत करता है राज्य का वन स्वीकृति की, पर्यावरणीय स्वीकृति की जन सुनवाई कौन करता है? राज्य सरकार। चलिए ये प्रक्रियाएं 2018 के पहले हुई थी, तो जब केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा स्वीकृति दी गई तो जो राज्य सरकार को उसके बाद आदेश जारी करने थे उस पर कोई बाध्यता नहीं थी, उनको रोका जा सकता था। आपको पता है कि पर्यावरणीय स्वीकृति के बाद कंसेंट टू ऑपरेट के बिना कोई परियोजना नहीं चल सकती। अंतिम आदेश वन विभाग का नहीं होगा तब तक पेड़ों की कटाई नहीं हो सकती थी। इन चीज़ों को रोका जा सकता था, लेकिन नहीं रोका गया और नतीजा हुआ कि पेड़ कटाई की प्रक्रिया शुरू हुई। तो वो कहीं ना कहीं एक स्थिति रही। हम बार बार इस चीज़ को कह रहे थे, देखिए राज्य और केंद्र सरकार हमेशा एक दूसरे को गुमराह करते हैं। वन या दोनों मिलके जनता को गुमराह कर रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए ये कहा गया जब देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि आपने लेमरू हाथी रिजर्व बना दिया। लेमरू हाथी रिजर्व बनाया, वो भी बड़े संघर्ष के बाद बना, जब हम 300 किलोमीटर पदयात्रा चल कर रहे थे तब बना है। लेकिन आज उस लेमरू हाथी रिजर्व में 16 कोल ब्लॉक सुरक्षित हैं आज, जो बड़ी बात है। लेकिन जो लेमरू हाथी रिजर्व के बाहर अडानी के लिए आवंटित कोल ब्लॉकों को जानबूझ के छोड़ा गया, पल्सा, पल्सा ईस्ट, केतेवासन और मैं ये बता दूं ताला कोल ब्लॉक भी, और ताला कोल ब्लॉक को भी अडानी को लेना है। इन 4-5 कोल ब्लॉक को छोड़ा गया, उनको लेमरू में लिया जा सकता था लेकिन लेमरू से जानबूझ के बाहर रखा, जबकि वहाँ की ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव किया था कि हमें लेमरू हाथी रिजर्व में शामिल कर लो, नहीं किया गया। एक महत्वपूर्ण जो सवाल है। दूसरा, जब चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया जो विधानसभा में संकल्प आया कि हसदेव में कोई नई खदान की ज़रूरत नहीं है, जो चालू खदान है वो सक्षम है। तो जब ये एफिडेविट दिया गया तब हमने तत्काल ये मांग उठाई कि जो आपने अंतिम आदेश पल्सा कोल ब्लॉक का दिया है उसको निरस्त कर दिया जाए। लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया? खुद निरस्त नहीं किया, केंद्र को पत्र लिख दिया कि आप इसको निरस्त करिए। होना ये था कि आप उसको निरस्त करते और केंद्र को सूचना भेजते, लेकिन आपने नहीं किया। तो सवाल ये कि एक दूसरे के पाले में आप गेंद डालते रहे कि हमने केंद्र को, हम बार बार ये कह रहे थे राज्य सरकार के कि जो आपके क्षेत्राधिकार में है आप उस भूमिका को निभाइए। वो भूमिका नहीं निभाई गई है, इसीलिए आज हसदेव की स्थिति है। एक चीज़ बताइए, राजनीति हर जगह दिख रही है, क्या इस पूरे मामले में, इस पूरे हसदेव अरण्य की भूमिका में रायगढ़, कोरबा और सरगुजा 3 हिस्से दिखते हैं? कांग्रेस की सियासत में 2.5 साल का बड़ा मसला आया था, तो क्या आपको लगता है कहीं पर कि भूपेश बघेल के मुख्यमंत्रित्व काल में सरगुजा के हिस्से के हसदेव के साथ जो हुआ उसके पीछे कहीं एक भाव था कि अच्छा सरगुजा का है, खत्म होने दो? देखिए अब इसके पीछे की राजनीति क्या है ये कहना बहुत आसान नहीं है कि उसके पीछे क्या हिस्सा है। लेकिन ये बात है कि जो लेमरू हाथी रिजर्व बनाए, क्योंकि देखिए मुझे उसको छुपाने में कोई दिक्कत, मतलब बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि जब लेमरू हाथी रिजर्व का पहला नक्शा बना था उस पहले नक्शे में हसदेव के लगभग कोल ब्लॉक बाहर थे, सिर्फ 4 या 5 कोल ब्लॉक थे। उस दरमियान हम लोग राहुल गांधी से मिले, राहुल जी से बातचीत की और राहुल जी से हमने गुजारिश की कि जिन गांव में आप आए हैं उन गांवों को कम से कम लेमरू को ले लेना चाहिए, बड़े हिस्से को। और बातचीत होते हुए ये सहमति बनी
कि जो पलसा ईस्ट केतेवासन कोल ब्लॉक है, संचालित कोल ब्लॉक है, उसको छोड़ के बाकी सारे कोल ब्लॉक को लेमरू में ले लिया जाए। और उसके आधार पर आपको याद होगा कि शायद एक मैप आया था और ग्राम सभाओं से प्रस्ताव तक मांगे गए थे 4700 वर्ग किलोमीटर, लेकिन सरगुजा में उसका काफ़ी विरोध हुआ। ऑलमोस्ट दिख रहा था कि वो अडानी स्पॉन्सर विरोध था, लेकिन उस विरोध के कारण पूरे सरगुजा को छोड़ दिया गया। हम उस समय भी कह रहे थे कि आप ठीक है, सरगुजा का जो बड़ा हिस्सा उसको मत लीजिए, लेकिन जो हरिहरपुर, फतेहपुर, साली, तारा, पलसा और केटे एक्सटेंशन, ये 3 कोल ब्लॉक हैं, उनको भी लेमरू में शामिल कर लिए थे। किया जाता तो आज ये परिस्थिति नहीं बनती। लेकिन आप देखेंगे कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व को बाउंड्री के साथ किया गया। जो भी हुआ हो, लेकिन सरगुजा का जब रिजल्ट देखते हैं कि 14 की 14 सीटें, तो शायद उसमें एक कारण ये हो सकता है कि हसदेव का जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हुई और जो एक पूरे हसदेव का संघर्ष चला, तो शायद वो एक नाराज़गी, एक छोटा सा कारण शायद वो हो सकता है कहीं ना कहीं। मेरे को जहाँ तक याद पड़ता है, जब ये लेमरू का व्यापकता था जिसमें सरगुजा शामिल था, तो सिंहदेव ने विरोध किया था कि इतनी व्यापकता क्यों, नहीं होना चाहिए। वहाँ पे समुदाय ने विरोध किया, और समुदाय के विरोध के पीछे समुदाय नहीं, कुछ उस समय तत्कालीन भाजपा के लोग भी थे जिन्होंने इसको विरोध किया था। और इस विरोध को बहुत खुल के दिख रहा था कि अडानी स्पॉन्सर विरोध है, क्योंकि अडानी नहीं चाह रहा था कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व हो और पलसा और केटे एक्सटेंशन उस दायरे में आए। टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि हम लोगों के साथ हैं और सरगुजा में नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में जब बातचीत हुई तो उन्होंने एक बयान दिया कि जो ग्राम सभा चाहती उनको ले लिया जाए। तो मुझे लग रहा है कि जब टी.एस. सिंहदेव का ये बयान आ गया कि जो ग्राम सभाएं चाहती हैं वो ले लिया जाए, तो फिर तारा ने तो कहा हमारे पास ग्राम सभा प्रस्ताव है, हरिहरपुर का है, फतेहपुर का है, तो इन ग्राम सभाओं को क्यों नहीं शामिल किया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो बहुत स्पष्ट है कि अडानी को जो कोल ब्लॉक एमडीओ से मिले थे, उन कोल ब्लॉक को किसी भी कीमत पे लेमरू से बाहर करना था और कहीं ना कहीं उनमें खनन को शुरू करवाना था। देखिए, यदि कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, कोई भी भूमिका निभाएगा तो कोल ब्लॉक नहीं आगे बढ़ सकता, उसको रोका जा सकता था। और आज भी वो जगह है। आज राज्य सरकार बोलती है कि विष्णुदेव साय जी ने कहा कि भाई ये तो पिछले सरकार की अनुमति है, लेकिन जब पिछले समय पेड़ कट रहे थे, हमें याद है जब विधानसभा में संकल्प आया, उस विधानसभा संकल्प में 2 लोगों ने चर्चा की थी। प्रस्ताव था धर्मजीत सिंह का और रजनीश सिंह ने चर्चा में भाग ली थी, और भाजपा ने उसमें पूरी सर्वानुमति में, वो भी आप शामिल थे। तो जब आप राजनीतिक दल के रूप में सदन के अंदर थे, आज आप ये कहे कि नहीं बच सकते कि ये तो पिछले सरकार की अनुमति है, क्योंकि सदन के संकल्प में भी आपकी भूमिका थी। पेड़ कटाई के विरोध में उस धरना स्थल पे भी आपके 3 लोग गए थे। ब्रजमोहन जी गए थे, आपके उप मुख्यमंत्री शर्मा जी गए थे, रामविचार नेतान जी गए थे। आपकी भी प्रतिबद्धता फिर हसदेव से होनी चाहिए। ये पिछले सरकार पे आरोप मढ़ के आप नहीं बच सकते। जिस तरीके से भूपेश बघेल जी ने केंद्र पे आरोप मढ़ के हसदेव को विनाश की ओर ढकेला, पलसा केते को, लेमरू को छोड़ के, मैं धन्यवाद देता हूँ, उसको बार बार बोलता हूँ कि मैंने उस दिन दीपक बैज जी को कहा कि मैं कांग्रेस को धन्यवाद दूंगा कि आपने 2000 वर्ग किलोमीटर लेमरू नोटिफाई किया, आंदोलन के दबाव में ही सही, लेकिन किया। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हसदेव का बहुत समृद्ध जंगल का इलाका आपने जानबूझ के बाहर लगा अडानी के मुनाफे के लिए। अभी बीच में एक आप लोग हालिया दिनों हसदेव में आप लोगों ने एक सभा की, खबरें आई कि अघोषित आपातकाल सा था, जाने नहीं दिया गया, लोगों को रोका गया, फिर भी लोग पहुंचे। ये उसी दिन की बात है जिस दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पहुंचे थे। क्या ये सही है? देखिए, अघोषित आपातकाल, या मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे तो ये लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में पुलिस कानून के आधार पे नहीं, अडानी के निर्देशों पे चल रही है। जिस तरीके से पूरे हसदेव को छावनी बनाया गया और रायपुर से पुलिस फोर्स को लगाया गया, रायपुर में सिलसिला में, फिर आप जाएंगे तो पहले टोल टैक्स में, फिर बिलासपुर में, फिर अगले टोल टैक्स में, मुझे याद नहीं है कि किसी प्रोटेस्ट को रोकने या किसी कार्यक्रम के लिए इतना पुलिस बल लगा हो। रायपुर, बिलासपुर, जहाँ देखो गिरफ्तारियाँ, यहाँ तक कि धरना स्थल पे फतेहपुर गांव के लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा था। वो राशन ले जा रहे थे खाना बनाने लोगों के लिए, ट्रैक्टर को रोक दिया गया, लोग ट्रैक्टर छोड़ के पैदल गए। हम लोग तारा
बड़ी मुश्किल से अलग अलग जगह से घूम के पार करके पहुंच के तारा से जैसे निकल के साली, तो वहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है और जाने नहीं दिया जा रहा है। अंततः सारी गाड़ियाँ छोड़ के और फिर हम लोग पैदल चले ना। ये क्या है? आप किसके लिए काम कर रहे हैं? वो लोकतांत्रिक, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। क्या हम यदि कहीं पे गलत हुआ है तो क्या उस गलत का विरोध जताने के लिए हम शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित नहीं हो सकते? हसदेव का आंदोलन पिछले 1 दशक से ज़्यादा से चल रहा है, 12 साल हो गए। बड़े बड़े मोबिलाइजेशन हुए हैं लेकिन हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हुआ है। मैं इस बात को हमेशा बोलता हूँ कि हसदेव एक उदाहरण है जहाँ के लोगों ने कानून और संविधान पे विश्वास करके, ऐसा कोई डिपार्टमेंट, ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जिसको खटखटाया ना हो। आप देखिए कि एक एक प्रक्रियाओं में लोगों ने आवेदन किए। क्या दुखद है कि लोग 300 किलोमीटर पैदल चल के रायपुर पहुंचते हैं। राज्यपाल जो है आदेश करती है चीफ सेक्रेटरी को कि जब तक ग्राम सभा की जांच नहीं होगी कोई कार्रवाई आगे नहीं होनी चाहिए। 24 अक्टूबर 2021 को ये आदेश लिखा जाता है, बावजूद उसके उसी परसा कोल ब्लॉक का 7 अप्रैल 2022 को अंतिम वन आदेश राज्य सरकार जारी करती है। क्या राज्य सरकार का ये दायित्व नहीं था कि उस राज्यपाल के आदेश के आधार पर कम से कम फर्जी ग्राम सभा की जांच की जाए और उसके बाद फोर्स लगा के सबसे पहले परसा कोल ब्लॉक के पेड़ काट दिए जाते हैं, लोग विरोध करके उसको रोकते हैं। आज तक, आज क्या तारीख है कि आज तक परसा कोल ब्लॉक के पेड़ों की जो फर्जी ग्राम सभा है वो नहीं हुई है उसकी जांच और पेड़ों की कटाई। और अभी आप देखिएगा परसा कोल ब्लॉक के भी पेड़ काटने की तैयारी है। वो जो फर्जी ग्राम सभा थी उसकी शिकायत जैसा बता रहे थे, वही मेरा प्रश्न भी था कि राज्यपाल तक पहुंचा, फिर वो मामला मुख्य सचिव तक आया। उस मामले में क्या आप अपेक्षा करते हैं कि प्रदेश की इस नए सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो संयोग से उसी वनांचल सरगुजा के जशपुर से हैं, आदिवासी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, वो इस फर्जी ग्राम सभा की जांच करेंगे? देखिए, मुझे तो जब उनका पहला बयान आया तो बहुत निराशाजनक है। ये कह के अपनी जिम्मेदारी से भागना है। आप एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। इस प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के आदिवासियों को एक उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ में पहली बार गैर विवादित कोई आदिवासी चेहरा सीएम बना है और आप आदिवासी के हितों के लिए बात करेंगे। लेकिन आपने एक लाइन में ये कहे कि ये पिछले सरकार की, आप ना सिर्फ जिम्मेदारी से भागे बल्कि जो आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय देने की भी कोई आपने रास्ता नहीं दिखाया, जो अपने आप में दुखद है। और मैं तो अभी भी ये कहूँगा कि यदि थोड़ी सी भी शर्म है वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री को, तो उनको हसदेव के आदिवासियों की सुनना चाहिए और उनके साथ जो गैरकानूनी कार्य हुए हैं उसकी कहीं ना कहीं जांच और तत्काल परसा कोल ब्लॉक को, सबसे पहले तो परसा कोल ब्लॉक को जो राज्य के वन विभाग ने अंतिम आदेश जारी किया है उसको निरस्त करे, जांच की कार्रवाई आगे होनी चाहिए। आप जांच करते रहिए। क्या हसदेव के आदिवासी, हसदेव के रहवासी फिर एक नई लड़ाई के लिए तैयार हैं आलोक? हसदेव के लोग पिछले 10 सालों से लड़ रहे हैं और मुझे नहीं लग रहा कि कभी ये लड़ाई रुकी है, ये सतत चल रही है। और ये भी सच्चाई है कि लड़े हैं इसीलिए हसदेव इतने दिन तक बचा रहा और आगे भी लड़ेंगे। हसदेव का विनाश तो इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। उसकी कीमत चुकाना है, हसदेव के लोग भी चुका रहे हैं, उसके साथ जुड़े हमारे जैसे लोग भी चुका रहे हैं। तमाम तरीके की तकलीफ़ें, कठिनाई, आप जानते हैं कि अडानी को जब कोई छूता है तो किस तरीके से आपके ऊपर हमले होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हसदेव की लड़ाई तो जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, आपने हमें समय दिया, थैंक यू। धन्यवाद। हसदेव का मसला थमेगा नहीं, कुल सारांश यही है, हसदेव को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। हसदेव में 10 साल से आंदोलन चल रहा है, बल्कि उसके पहले से शायद भारत के, आज़ाद भारत के इतिहास में हसदेव आंदोलन एक मिसाल है। इतने लंबे समय तक आंदोलन चलता रहा, शांतिपूर्ण चल रहा है और अभी भी निरंतर जारी है। फ़र्क बस इतना है कि सरकारें बदल रही हैं, दमन का दौर भी बढ़ रहा है। किसी ने कहा है, डर का अंतिम चरम डर का ख़त्म हो जाना है, और जब डर ख़त्म हो जाता है उससे ज़्यादा डरावना कुछ नहीं होता। और इसीलिए हसदेव को लेकर संवेदनशीलता चिंता में भी है कि जिस तरीके से इस मसले को देखा जा रहा है, जिस तरीके से इस मसले के साथ शायद खेला जा रहा है, शायद नहीं खेला ही जा रहा है। जो अभिलेख, जो कागज़ भूपेश बघेल सरकार के समय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्रित्व काल में हस्ताक्षर किए गए, वो दरअसल हसदेव के साथ छल था।
लेकिन छल का ये किस्सा क्या थम जाएगा? राहुल गांधी का दौरा होने वाला है, एक बार फिर से सियासत सरगर्म रहेगी, लेकिन इस बार देखना होगा कि हसदेव के आदिवासी जो अपनी लड़ाई हर हाल में लड़ने को तैयार हैं, हसदेव की लड़ाई लड़ने के लिए जो लोग लामबंद हैं, जो हसदेव से सीधे ना जुड़े हों मगर उनके लोगों से जुड़े हुए हैं, वो भी लामबंद हैं, वो भी दृढ़ हैं। क्या राहुल गांधी को असहज करने वाले सवालों का सामना नहीं करना पड़ेगा? वो प्रतिनिधि जो उस इलाके से आते हैं, जिन्होंने दांव खेले, पेंच खेले, जिसके एवज में हसदेव के जंगल उजड़ने के कगार पे हैं, उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना होगा। और यदि कोई गंभीर स्थिति पनप जाती है, शायद जिसके लिए तंत्र ही प्रायोजक बन रहा है कि कोई अप्रिय स्थिति हो जाए, यदि हो जाएगा तो उस पाप के, उस दोष के, उस दंड के हिस्सेदार कितने होंगे? सवाल बहुत हैं और शायद इसीलिए मुझे आलोक के पास और हसदेव के पास बार बार लौटना होगा, क्योंकि मुद्दे थमेंगे नहीं, विवाद और आदिवासियों की ये लड़ाई, ये जंग थमेगी नहीं। और एक बात, बहुत सारी चीज़ों की जांच होने की बात बीजेपी कहती है, अगर सरकार का कोई नुमाइंदा इसे देखे तो आग्रह मेरा भी ये है, सर जरा उन ग्राम सभाओं के फर्जी प्रस्ताव की भी जांच कराइए ना। राज्यपाल ने वो पत्र मुख्य सचिव को लिखा था, वो पत्र तो आज भी जीवित है। अगली बार फिर किसी नई मुद्दे के साथ, नए किसी मसले के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।